हेलो एवरीवन। आज हमारा रैपिड रिवीजन का अगला क्लास है और अब तक मैं आपको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करा चुका हूँ, जिसमें हमने शुरुआत करी थी स्ट्रेट लाइन से। देन हमने पढ़ा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन हमने पढ़ा सर्कल्स, देन हमने पढ़ा पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। उसके सारे मेन कंटेंट जो था वो मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ, सारे फॉर्मूलेज एंड शीट्स में रिवाइज करा चुका हूँ आपको। आज हम अपना उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक, मतलब मिलता जुलता से मेरा मतलब है जैसे हमने 2D फिनिश किया है तो अब हम जा रहे हैं 3D की ओर। और 3D और 2D के बीच में एक जो लिंक आता है वो आता है वेक्टर्स का। तो पहले हम वेक्टर्स पढ़ते हैं और फिर हम अगले सेशन में इसका 3D पढ़ेंगे। वेक्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले एनालिसिस देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई मींस एज वेल एज फॉर जेई एडवांस। मतलब ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दिस चैप्टर है ना, ये मतलब कोनिक्स की तरह नहीं है। मतलब ऐसा क्या होता है कि इसमें यूजुअली वेक्टर्स में आपको क्या देखने मिलेगा कि वेक्टर्स का जो कनेक्शन है ना वो 2D से ना होके 3D से बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन अपन को हर बार देखने मिलते थे बिना 3D के, 3D मिला के तो और ज्यादा। तो अपने आप में 3D एंड वेक्टर जो है ना, 3D एंड वेक्टर अपने आप में 4 से 5 क्वेश्चन का एक पूरा पैकेज रखते हैं। ठीक है, तो इसमें से भी डिलीशन बहुत कुछ हुआ है, तो उसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन तो आपको कम से कम देखने मिलेंगे। 2 to 3 क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एवरी जेई मेंस पेपर। जेई एडवांस में भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन दिख जाते हैं हर साल। शुरू करते हैं फिर अपन इसे। सबसे पहले अपन इसके बेसिक्स पे चलते हैं, है ना। वेक्टर्स आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, 12th के बोर्ड्स में भी पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही होगा। तो थोड़ा और फास्ट चलेंगे इसमें। एलजेब्रा एंड मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहली बात, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। कोई भी वेक्टर अगर मैंने बोला ए वेक्टर तो मैंने बोल दिया a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, है ना। या मैं इसको r भी बोल सकता था। तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा बोल देता हूं, r वेक्टर इज इक्वल्स टू ai प्लस bj प्लस ck। ठीक, अगर ये कोई वेक्टर है r वेक्टर तो ai में जो a है वो इसका कंपोनेंट बता रहा है अलोंग x एक्सिस, b जो है वो कंपोनेंट बता रहा है अलोंग y एक्सिस, c जो है वो कंपोनेंट बता रहा है अलोंग z एक्सिस। क्योंकि वेक्टर जो होगा वो 3D में होगा तो उसके तीनों कंपोनेंट्स होंगे। इसका जो मॉड्यूलस होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वेक्टर में आपको 2 बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है पोजीशन वेक्टर और एक होता है फ्री वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर बेटा होता है किसी भी वेक्टर का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है। फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर बेसिकली ऐसा वेक्टर है जिसका ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है। जब तक अपन वेक्टर्स में उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे तब तक वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है। ये मेरे 3D के x, y एंड z एक्सेस हो गए। ये कोई पॉइंट है P तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा x पर चलना पड़ेगा, थोड़ा y पर, थोड़ा z पे। जो मैंने x पे चला वो मेरा x अलोंग x के कंपोनेंट हो गया, जो y पे चला वो अलोंग y कंपोनेंट हो गया, और जो यूनिट में z पे चलूंगा वो अलोंग z हो जाएगा। देखें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बेटा, ये एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स ए और बी हैं, मान लेते हैं लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स, अब बोलूं लाइन पर 2 पॉइंट है ए और बी। ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर जैसे मैंने बोला मतलब कहीं ना कहीं एक ओरिजिन रहा होगा मेरे दिमाग में जिसका पोजीशन वेक्टर अपने आप में 0 वेक्टर होता है। तो ए का पोजीशन वेक्टर ए हो गया, बी का बी हो गया। तो एक और पॉइंट है सी जो इस लाइन ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को m/n में इंटरनली कट कर रहा है। तो सी का पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका mb प्लस एन अपॉन m प्लस एन। और अगर यही एक्सटर्नल डिवीजन होता, अगर हम मान लेते कि सी जो पॉइंट है वो यहां होता एक्सटर्नली, तो हम यहां क्या लगा देते बीच में mb माइनस एन अपॉन m माइनस एन। देखिए बेटा, एलजेब्रा एंड मॉड्यूलस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है वेक्टर का एडिशन। वेक्टर के एडिशन के लिए बेसिकली हम 2 से 3 लॉस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। ट्रायंगल लॉ बहुत आसान, एक ट्रायंगल के अलोंग अगर मैंने 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, ये वेक्टर्स कुछ कैसे हैं? ये वेक्टर्स ट्रायंगल्स की 2 साइड्स के अलोंग अगर मैंने 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, मान लीजिए जैसे एक वेक्टर ये हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, और एक और वेक्टर है जो यहां से ही शुरू हो रहा है, मतलब ये उसका टेल है और ये उसका क्या है, हेड है। मतलब ये जो जॉइंट है वो जॉइंट कैसा है, ये हेड टू टेल जॉइंट है।
दो वेक्टर्स आपस में हेड टू टेल जॉइंट से कनेक्टेड है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट होगा, वो थर्ड साइड होगी, और थर्ड साइड भी कहां से, टेल से हेड, ओपन टेल से ओपन हेड। तो अगर मैं इसको ए बोल दे रहा हूं, इसको बी बोल दे रहा हूं, तो ये जो थर्ड साइड है इसको मैंने सी नाम दे दिया, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ में क्या हो जाता है बेटा, इतना सा डिफरेंस आ जाता है कि अगर मेरा एक वेक्टर कुछ इस तरह से है, दूसरा वेक्टर अब सेम को इनिशियल वेक्टर है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, बी वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब दोनों आपस में को इनिशियल पॉइंट, मतलब जो दोनों का ओरिजिन पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, इसमें क्या था बेटा, एक का हेड दूसरे का टेल ज्वाइंट हो रहा था, इसमें क्या है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। इस केस में जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों से पास होने वाले डायगोनल के अलोंग आएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो सी वेक्टर के अलोंग आएगा। डिराइव करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर अपन इस डेरिवेशन में ज़्यादा जाएंगे नहीं। इतना सा मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको ड्राइव करने के लिए फ्री वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा बी वेक्टर मैंने यहां बनाया है, आप चाहें तो बी वेक्टर को यहां बना सकते हैं, ये बी वेक्टर बन गया, और अब हम जानते हैं कि इनका कनेक्शन ऐसा करने से इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ गए? तो ये अपने आप में एक पैरेललोग्राम जैसा एक शेप बनाता है, इसलिए इसे अपन बोल देते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में जो रिजल्टेंट है वो अलोंग द डायगोनल आता है, और डायगोनल भी कौन सा, को इनिशियल विद द गिवन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पॉलीगन लॉ की। पॉलीगन लॉ समझिए क्या है। ये एक साइड ए वेक्टर, ये दूसरी साइड बी वेक्टर, ये तीसरी साइड सी वेक्टर, ये चौथी साइड डी वेक्टर। अब मान लीजिए ये था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए, और ये है मेरा एंडिंग पॉइंट, ये पॉइंट है बी, सी, डी और ये ई। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है इन सब का। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है इन सब का, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। सबसे पहले मैं जाऊंगा ए से बी ए, और बी से सी बी वेक्टर। तो मैंने देखा कि सर ये दोनों आपस में एक ट्राइंगल लॉ बना देंगे, जहां पे आप इसको बोल पाओगे कि दोनों का सम हो जाएगा। फिर मैं जाऊंगा ए सी डी के पास, तो मैं फिर से देखा कि ए से लेके सी और सी से लेके डी ये आपस में फिर से ट्राइंगल लॉ बना रहे हैं। तो ए से लेके डी इनका रिजल्टेंट हो गया, जो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर मैं वापस गया इसके पास, तो मैंने देखा कि ये जो था वो ए प्लस बी प्लस सी था, और ये जो था वो डी था, ये भी इस डायरेक्शन में। तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। पॉलीगन लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आई आई वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा, जे जे वाला जुड़ जाएगा, के वाला जुड़ जाएगा। ठीक। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये भी हम निकाल चुके हैं, अभी हम सीख चुके हैं। कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि सेम टू सेम कंसेप्ट आपको 3D में भी रिवाइज होगा। कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी मतलब समझिए, को का वर्ड होता है मैथ्स में सेम, कोलिनियर मतलब लाइंग इन द सेम लाइन, कोप्लेनर मतलब लाइंग इन द सेम प्लेन। जब हम 3D की बात करते हैं बेटा, तो 3D में हम प्लेन्स की बात करते हैं। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं वो क्यूबॉइडल शेप का है, और उस क्यूबॉइडल शेप के रूम में 3 बेसिक प्लेन्स हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स प्लेन। तो जब दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर जाएंगे तो हम कोप्लेनर कह देंगे, और जब वो दो वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई कर जाएंगे तो कोलिनियर कह देंगे। जैसे एक बात बताइए, अच्छा कोलिनियरिटी और पैरेलल, ये चीज अगर मैं देखूं वेक्टर्स में एक ही बात है। जैसे समझें, ये कोई वेक्टर था जो मैंने इस बोर्ड पर बनाया, और एक और ये वेक्टर है जो भी मैंने इसी बोर्ड पर बनाया। तो ये दोनों वेक्टर्स मैंने इसी दोनों बोर्ड पर बना दिए, तो ये आपस में कोप्लेनर कहलाए, क्योंकि दोनों की दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। वो प्लेन कौन सा है, इस बोर्ड के अलोंग वाला। अच्छा, ये तो हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स। अब एक बात बताइए, ये ए वेक्टर है, ये मैंने बना दिया एक बी वेक्टर। अब समझिए, क्योंकि बी वेक्टर अपने आप में एक फ्री वेक्टर है, अगर ये फ्री वेक्टर है तो मैं इसे यहां, जैसे मैंने बोला कि ये पॉइंट अगर ए से बी था और ये पॉइंट अगर बी से सी था, तो आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करें और अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज ना करें, तो आप इसे स्पेस में कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस फ्री वेक्टर को मूव कराना शुरू करा, और इस फ्री वेक्टर को ना हमने यहां से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये अपने आप में एक लाइन में लाई कर गया, और जब एक लाइन में लाई कर गया तो हम क्या बोल देंगे, कोलिनियर।
इफ द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर्स, ये जो पॉइंट्स हैं पोजीशन वेक्टर है 1 2 3 वेक्टर्स हैं, ये कैसे हैं? कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब बात समझ गए? कोलिनियर है मतलब एक लाइन में क्या कर रहे होंगे? लाई कर रहे होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में खास बात देखिए, वेक्टर्स आपस में कोलिनियर नहीं है। वेक्टर्स आपस में कोलिनियर नहीं है। इफ द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर, मतलब हमें ये जो इन पोजीशन वेक्टर से हमें क्या मिल जाएंगे बेटा? 3 पॉइंट मिल जाएंगे। मान लीजिए यहां से मिल जाएगा अपन को A, यहां से मिल जाएगा अपन को B और यहां से मिल जाएगा अपन को C। तो A B C जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कोलिनियर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा अपन कि एक ओरिजिन इमेजिन कर लेते हैं कहीं पे भी, और ये एक पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर अपन को पता है, ये एक पॉइंट है B जिसका पोजीशन वेक्टर अपन को पता है, ये एक पॉइंट है C जिसका पोजीशन वेक्टर हमको पता है। तो वहां से हमारे पास A आ गया, B आ गया और C आ गया, और फिर उन्होंने बोला कि जो ABC पॉइंट्स हैं वो अपने आप में कैसे हैं? तीनों कैसे हैं? कोलिनियर। बात समझ गए? देखें, सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और क्योंकि ये अपने आप में कैसे हैं? कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब क्या? अगर पॉइंट्स कोलिनियर आ गए तो हम क्या बोल देंगे? उनका जो आपस में DRS होंगे या जो लाइन पासिंग थ्रू 2 होगी, थर्ड लाइन भी उसी से पास होगी। तुमने एक रिलेशन लगा दिया, तीनों के पॉइंट्स को लिख दिए और हमने रिलेशन लगा दिया α-6 अपॉन α-6 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/19 माइनस दिस। यहां से अल्फा और बीटा का रिलेशन आ गया जो हमें फाइनली रिक्वायर्ड था। उन्होंने हमसे यही पूछा है कि 19 अल्फा माइनस 6 बीटा। बात समझ गए? खास बात इस क्वेश्चन में क्या थी? खास बात इस क्वेश्चन में ये थी कि ये तीनों आपस में कोलिनियर नहीं है। ये तीनों कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कौन है? कोलिनियर है वो पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर्स ये दिए हुए हैं। बात समझ जाएंगे? नेक्स्ट बात पर चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, 4 तरीके से प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इंक्लूडेड इन द सिलेबस, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, और प्रोडक्शन, दोनों चीजें साथ में पढ़ा दूंगा। डॉट प्रोडक्ट देखें क्या होता है। अगर 2 वेक्टर्स हैं A डॉट B, यहां से 2 बातें अपन को समझनी पड़ेगी। एक, अगर मैंने बोला कि जो A है वो है A1I प्लस B1J प्लस C1K, और जो B है वो है A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो आप समझ जाइए A डॉट B के 2 रिजल्ट जो हमें याद रखने हैं। एक तो आप डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं? A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, ये हो गया A डॉट B। दूसरा मॉड A मॉड B कॉस थीटा, ये भी होता है डॉट प्रोडक्ट का दूसरा मतलब। अच्छा, और खास बातें क्या क्या होती हैं? हमें पता होता है किसी का खुद से डॉट प्रोडक्ट मतलब J डॉट J, I डॉट I और K डॉट K, तीनों कैसे आते हैं? 1। I का J से, J का K से, K का I से कितना आता है बेटा? 0। क्यों 0 आता है समझ पा रहे होंगे? क्योंकि एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला और है जो काम का है, वो होता है कॉस थीटा का। अगर हमें 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो वो हो जाता है A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B। थीटा 90, A डॉट B 0 है ना। थीटा 90 होते ही आप क्या बोल दोगे? E डॉट B 0। A डॉट B 0 मतलब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो आपस में कैसे होंगे बेटा? परपेंडिकुलर। देखो A डॉट B 0 मतलब A एंड B आर परपेंडिकुलर। A डॉट B पॉजिटिव मतलब थीटा जो है वो एक्यूट हो गया, और मतलब A डॉट B निगेटिव होते ही थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज हो गया। किसी का खुद से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। मॉड A प्लस B का होल स्क्वायर, ओपन करने का तरीका बहुत बहुत काम का फॉर्मेट है। मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B। अगर 3 वेक्टर्स होंगे तो मॉड A मॉड B मॉड C के पहले स्क्वायर्स आ गए, फिर 2 टाइम्स ऑफ, याद करो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, बस 2 वेक्टर्स यहां पे इंक्लूडेड है तो उनके बीच में हमेशा क्या लगता जाएगा? डॉट प्रोडक्ट लगते रहेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है? A वेक्टर दिया है, B वेक्टर एंड C वेक्टर, B टू नॉन जीरो वेक्टर्स।
नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब अपने आप में जीरो नहीं है। a प्लस बी प्लस सी, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी माइनस सी। जब भी दो मॉड दिख जाए आपको, प्रोसीड करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करिए, मॉड ओपन करिए, फिर प्रोसीड करिए। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा, दोनों तरफ स्क्वायर करा, ब्रैकेट्स खुले, ये बना, यहां से मेरे पास ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन क्या कहता है कि a वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। देखो यहां से कोई ऑप्शन आ गया, a एंड c आर ऑलवेज पैरेलल। ये तो गलत ही हो गया, इसमें पैरेलल दिया है और हमने जो डॉट प्रोडक्ट से प्रूव कर दिया वो क्या प्रूव कर दिया कि a एंड c इज परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो सकता है, बोथ ए एंड बी करेक्ट नहीं है, नीदर ए नॉर बी इज करेक्ट। बी तो करेक्ट नहीं है। अब ए के बारे में पता करना पड़ेगा। ए के बारे में पता करने के लिए हमने क्या बोला, ए क्या दिया हुआ है बेटा, ए दिया हुआ है ए प्लस लेमडा सी इज ग्रेटर देन मॉड ए। अच्छा देखो समझो, उन्होंने बोला है, देखो कितना बेसिक सी बात है, ए और सी, उन्होंने बोला सी ना नॉन जीरो नहीं है। नॉन जीरो नहीं है मतलब उसके पास खुद के पास कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, भले वो 0.001 होगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, अगर हम ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड जोड़ देंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ए और सी का कंबाइंड मैग्नीट्यूड है। देखो जैसे अगर सी अपने आप में नॉन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा, अगर वो थोड़ा सा भी हुआ तो इन दोनों का जो कंबाइंड मैग्नीट्यूड है वो 100% श्योर है वो ए से कैसा होगा, बड़ा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर, जो स्टेटमेंट नंबर ए था ये वाला, ये ऑलवेज ट्रू है। तो ए इज करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, मतलब थर्ड वाला करेक्ट होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोजेक्शन, आप अच्छे से जानते हैं। ए का प्रोजेक्शन बी पे, जिस पे प्रोजेक्शन उसका कैप। ए का प्रोजेक्शन बी पे मतलब ए वेक्टर डॉट बी कैप, बी का प्रोजेक्शन ए पे मतलब बी वेक्टर डॉट ए कैप। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर ये दोनों वेक्टर्स हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, 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 चारों में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोला गया है। तो सबसे पहले आप क्या करें, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकाल दें। ए ऑन बी प्रोजेक्शन निकालने के बाद फिर देखें क्या आ रहा है। जैसे मैंने प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी निकाला तो मेरा कुछ ना कुछ एक रिजल्ट बन जाएगा। जैसे मैंने ए माना, बी ए माना और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकाल दिया, वो कितना आ गया बेटा, माइनस का 13/35। प्रोजेक्शन के नेगेटिव होने का मतलब समझिए क्या हुआ, ये ए वेक्टर था, ये मान लीजिए पहले बी वेक्टर था। अब जो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन आएगा वो पक्की बात है वो कुछ इस तरीके से गिरेगा, ये आएगा प्रोजेक्शन कुछ नीचे की तरफ। पर अगर ए इधर था और अगर बी ऐसा हो जाए तो अब जो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन आएगा वो इस तरफ के लिए गिरेगा। तो अगर प्रोजेक्शन नेगेटिव आ रहा है मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो ऑब्ट्यूज बन रहा होगा। जैसे यहां पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर इज अपोजिट टू दैट बी वेक्टर। डायरेक्शन जो है वो बी के कैसी आ गई, एकदम अपोजिट आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके लिए प्रोडक्ट खत्म होता है, वेक्टर प्रोडक्ट पर बात करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स, फिर से मैंने मान लिया a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। अगर मुझे a क्रॉस b निकालना होगा तो यहां से दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप। दूसरी बात निकालने का तरीका, पहली रो में i j k, दूसरी रो में a के कोफिशिएंट्स a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहां से हो जाएगा a क्रॉस b। ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कौन बताएगा, एन कैप। एन कैप क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा हुआ है तो आप इसको क्रॉस को ओपन कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये तो कुछ स्केलर्स हैं, स्केलर्स के साथ में अगर कुछ नंबर लिखा हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये समझिए, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए क्रॉस बी का जो भी आंसर आएगा
जो भी आंसर आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो ठीक है, पर जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ए से करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। आई क्रॉस आई, खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आंसर कितना आता है बेटा? हमेशा जीरो आता है। खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताता है एरिया। अगर दो वेक्टर्स हैं, एक ए एक बी, अगर उन्हें आप दो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग लिखेंगे जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो हाफ वो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बताएगा हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट। अगर यही मैं इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देता बेटा तो क्या आ जाता? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, एक काम और आता है इसमें, अगर मुझे बाई चांस मुझे डायगोनल दिए हों तो d1 क्रॉस d2 भी मेरा क्या बताता है? एरिया। याद करिए, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, जो मैंने शायद इसमें यूज किया होगा। देखिए, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसके वर्टिसेस दिए हैं ए बी सी डी, चारों वर्टिसेस दिए, हमें इसका क्या निकालना है? एरिया। मैंने चारों वर्टिसेस बना दिए, दो डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा। ए से सी का पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर। बी से डी का क्या निकालना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर। और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और हाफ क्या आ जाएगा मेरा? दोनों पहले मैंने क्या निकाला बेटा? देखो, पहले मैंने ए सी निकाला, ये निकाला हुआ है, और मैंने बी डी निकाला। ए सी और बी डी को मैंने इस फॉर्मूले में रखा d1 क्रॉस d2 में, और मेरा आंसर आ गया। ये वाली बात सिर्फ फॉर्मूले में बोलूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि पढ़ के जाइए, क्योंकि वैसे तो सिलेबस में से डिलीटेड है, पर जस्ट इन केस अगर कुछ यूज होता है तो सिर्फ फॉर्मूले आपको पता हो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब अंदर क्रॉस बाहर डॉट, वो होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप डॉट सी कैप। डॉट सी कैप करते ही मॉड ए मॉड बी मॉड सी, मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, और सी और एन कैप इनके बीच में बनने वाला एंगल फाई, कॉस फाई। थीटा जो है वो एंगल है किसमें? ए और बी में। फाई जो है वो एंगल है किसमें? एन और सी में। अच्छा, इसी चीज को बॉक्स एबीसी भी बोलते हैं, और ये ज्योमेट्रिकली क्या बताता है? डिस्क्राइब द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिड। पैरेललोपिड मींस एक पैरेललोग्राम का 3D वर्जन, इसको बोलते हैं बॉक्स एबीसी। ये बताता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। नेक्स्ट बात चलते हैं, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, अगेन डिलीटेड है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आप इसको बस एक बार पढ़ के जाएं। एनसीईआरटी से सीधा सीधा पढ़ लेना है, कुछ में खास नहीं है, पर अगेन जेई के सिलेबस से डिलीटेड है, जैसे कम्यूटेटिव हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बात, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर्स और उनके बीच में क्या हो रहा है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है, तो अंदर भी क्रॉस बाहर भी क्रॉस। ठीक, इसको ओपन करने का तरीका, इसको ओपन करने का तरीका बस वही इंपॉर्टेंट है। देखें तरीका क्या है, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखते हैं? ए का डॉट बाहर वाले दूर वाले से टाइम्स ऑफ दिस, मतलब ए का डॉट दूर वाले से टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, माइनस ए का डॉट पास वाले से टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। बस यह हमें खोलना आना चाहिए। इतनी सी बात आप अगर समझ पाएंगे तो आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे जो भी, मतलब क्योंकि हमारे डिलीटेड है तो हमें ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है, पर इतना एटलीस्ट हमें पता हो कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं। ये अपना एक क्विक रिवीजन था वेक्टर्स का, और अब तक के हमारे जो चैप्टर्स कवर हो गए उसमें से अपना पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है और वेक्टर्स हो गया है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका 3D वाला पार्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग शर्मा। हम लोग अपने क्रैश कोर्स के अंडर अब तक पूरा कॉनिक सेक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब पढ़ चुके हैं। इसके साथ हमने पढ़ लिया है वेक्टर्स, और आज हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो 3D हम पढ़ने जा रहे हैं। 3D के बारे में हम अभी फिलहाल सिर्फ जेई मेंस को टारगेट करते हुए उतना ही पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आने की अपन को बहुत एक्सपेक्टेशंस है। 3D इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन हर बार आता है। हर बार 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हमें एक्सपेक्टेड है कि जेई मेंस में पूछे जा सकते हैं, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आएगा। 3D प्लस वेक्टर से कंबाइंस अगर देखें बेटा तो
3 से 4 क्वेश्चन या कभी कभी 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं अगर मैं कंबाइन बात करूं तो। 3D में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 3D में हम लोग जो सिलेबस के हिसाब से देखें तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, डीसीज, डीआरस जो बिल्कुल बेसिक्स है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन और प्लेन से रिलेटेड पार्ट अपना डिलीटेड है तो वो अपन नहीं पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, लाइंस के बीच में एंगल्स पढ़ेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3D में वो निकालना सीखेंगे। फिर वन ऑफ द मोस्ट मतलब जो ज़्यादा पूछे जाना टॉपिक है वो है स्क्यू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें डीसीज एंड डीआरस, ये मैं आपको वेक्टर्स में भी पढ़ा चुका हूँ, क्या है बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो बस वही वाला सेम टू सेम पार्ट है, बस अभी हम थोड़ा सा उसको 3D के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे देखें कि अगर कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस से अल्फा इंक्लाइंड है, वाई एक्सिस से बीटा इंक्लाइंड है और जेड एक्सिस से गामा इंक्लाइंड है। मतलब अगर कोई लाइन है एल जिसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से अल्फा है, वाई एक्सिस से बीटा है, जेड एक्सिस से गामा है, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। और कॉस अल्फा को अपन रिप्रेजेंट करते थे बेटा एल से, इसको एम से और इसको एन से। तो एक रिलेशन भी बन के आता था जो हमें याद होना चाहिए, वो था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये डीसीज के बीच का एक रिलेशन बन के आता था। यही चीज डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको यहाँ समझाई हुई। देखिए थोड़ा सा वेक्टर्स के हिसाब से कैसे करना है। अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, अगर मैं बोलूँ कि कोई वेक्टर है ए वेक्टर जिसके कंपोनेंट हैं, सपोज कर लीजिए ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, तो ए एक्स आई कैप क्या बता रहा है बेटा अपन को, उस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस ए वाई और कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस ए जेड। तो यहां से दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं। अगर मुझे डीआरस के बारे में पूछा गया है तो डीआरस तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स है वही डीआरस हैं, मतलब ए एक्स ए वाई और ए जेड। और अगर मुझे डीसीज के बारे में पूछा गया है तो ए एक्स डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, ऐसे ही ए वाई डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए जेड डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। अभी जो मॉड ऑफ ए आप निकालना सीख चुके हैं वेक्टर्स में। मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे बेटा, अंडर रूट के अंदर ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर एंड ए जेड का स्क्वायर। ये जो ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए है इसी को मैंने एल बोला था, तो यही मेरा एल है, ये मेरा एम है और ये मेरा एन है। बात समझ गए। और इन तीनों में एक रिलेशन जो हमने अभी मैं आपको लिखा है, अभी क्या रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। आगे चलते हैं। देखें किसी भी लाइन के जो डीआरस है ना वो हमें बेसिकली एक ऐसा वेक्टर बताते हैं जो उसके पैरेलल होगा। तो डीआरस ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट्स द वेक्टर पैरेलल टू द गिवन लाइन। और डीसीज क्या बताते हैं, डीसीज हमें बताते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग दैट पैरेलल लाइन। डीसीज किसी भी लाइन के क्या बताएंगे, अ यूनिट वेक्टर अलोंग दैट लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के डीआरस दिए हैं 2 3 6, डीआरस अगर कितने दिए बेटा, डीआरएस मतलब डायरेक्शन रेशियोज अपन को दिए हैं कितना 2 3 एंड 6। तो हम बोल देंगे कि अगर कोई लाइन है जिसके डीआरएस 2 3 6 है तो उसके किसी पैरेलल लाइन की अगर आपसे वेक्टर में इक्वेशन पूछ ली तो वो कुछ ऐसे होगी, देन वेक्टर पैरेलल टू दिस। मतलब अगर कोई एक पॉइंट है या अगर कोई एक लाइन है जिसके डीआरएस अपन को पता है 2 3 एंड 6 है, तो उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर की इक्वेशन अगर हमसे पूछ ली जाए तो वो कौन होगी, 2y 3j और 6 के। अगर हमें डीसीज के बारे में पूछा होता तो हम एसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते, डिवाइड। 2 3 एंड 6 का मैग्नीट्यूड निकालना अपन को आता है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, शायद 49 हो गया, मतलब 7। तो 2/7, 3/7 एंड 6/7। ये जो ए दिख रहा है वो कैप है बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है अपनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। देखें बेटा किसी भी लाइन की इक्वेशन 3D में हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको वेक्टर फॉर्म में बताता हूं। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ए वेक्टर या मैं बोलूं ए वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर। ए वेक्टर क्या बताता है बेटा, ए वेक्टर इज द position vector of a point on line
साथ ही जो आपका बी वेक्टर है, बी वेक्टर क्या बताता है? बी वेक्टर बताता है कि अ वेक्टर पैरेलल टू अवर लाइन, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, एल बोल दिया मैंने से, अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो ओरिजिन को कहीं ना कहीं रेफरेंस मान के मैंने बोल दिया कि ओरिजिन के रेफरेंस में इसमें एक पॉइंट है बेटा कोई ए, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है? ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मतलब ओरिजिन के रेफरेंस में, ठीक। तो ओ ए जो है वो है ए वेक्टर, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया है जो अपने आप में एक फ्री वेक्टर है, जो है अपने आप में कितना? बी वेक्टर। तो इस लाइन एल की इक्वेशन कितनी आ जाती है? वो आ जाती है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये आ जाती है अपनी गिवन या मतलब रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। अच्छा, यहां पे आर वेक्टर क्या बताता है बेटा? आर वेक्टर अपना जैसा अपन 3D में जब अपन 2D की कोई भी इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें एक्स और वाई आता है, तो 3D की जब इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें एक्स वाई एंड जेड आएगा। तो आर वेक्टर वही है, एक्स वाई एंड जेड। तो आर वेक्टर अगर आप बोलोगे तो क्या बोल दोगे कि आर वेक्टर क्या हो गया? एक्स आई वाई जे जेड के। अपन मान लेते हैं बेटा ये जो ए है, ए के भी कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x1 y1 z1। तो ये है बेसिकली x1 i y1 j और z1 k कैप। और ये जो b वेक्टर है ये भी मैं मान लेता हूं कि b वेक्टर इज नथिंग बट ए आई कैप। इसको ए मत मानो, कुछ और भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। ए आई कैप, बी जे कैप, या A1 A2 A3 मान लेते हैं। A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। तो 3 पॉइंट्स अपन को पता होने चाहिए, R, A और B ये आपस में क्या है और इनके बीच में कैसा कनेक्शन है। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन फिगर आउट करनी है जो कि गिवन वेक्टर B के पैरेलल है, और पॉइंट उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो A है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा? A वेक्टर है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है? R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ये मेरी हो गई वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन को मैं 3D फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा, मतलब अगर मैं R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर को, जैसे मैंने लिखा, ये है एक्स आई वाई जे जेड के। ए वेक्टर कितना होगा बेटा? ए वेक्टर हो जाएगा मेरा x1 i y1 j z1 k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर कितना है बेटा अपना? a1 i a2 j a3 k, या A1 B1 C1 भी मान सकते हैं। मैं A1 B1 C1 भी मान सकता हूं। तो मुझे अगर मुझे 3D फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? इधर से आई कैप कॉमन लूंगा तो आएगा x1 प्लस लैम्डा A1 प्लस जे कैप कॉमन लूंगा, यहां से आएगा y1 प्लस लैम्डा A2 प्लस जे कैप के कैप कॉमन लूंगा एंड यहां से आएगा z1 प्लस लैम्डा A3। सेम वे में अगर मैं इस तरफ देखूं तो इस तरफ भी एक वेक्टर लिखा हुआ है, और अगर दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के इक्वेट करने हैं, इक्वल करने हैं, तो उनके आई आई वाले कंपोनेंट्स बराबर होंगे, जे जे वाले कंपोनेंट्स बराबर होंगे, के के वाले कंपोनेंट्स बराबर होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं यहां से x इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा A1। तो यहां से अगर मैं देखूं तो x माइनस x1 अपॉन A1 कितना हो गया? लैम्डा। सिमिलरली जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो y माइनस y1 अपॉन A2 और z माइनस z1 अपॉन A3, ये सबकी सब किसके बराबर आ गए? लैम्डा के। तो ये आ गई मेरी एक कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन। ये किस फॉर्मेट में इक्वेशन हो गई? कार्टेशियन फॉर्म। यूजुअली बुक में इस तरीके से दी होती है कि अगर मैं 3D में कार्टेशियन फॉर्म देखना चाहता हूं तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, जहां पे a b c क्या है बेटा? ये dr से, ये dr से डायरेक्शन रेशियोज है, या तो उस खुद उसी लाइन के खुद के या उस लाइन के पैरेलल किसी लाइन के या वेक्टर के हिसाब से। और x1 y1 z1 क्या है? पॉइंट ऑन द लाइन। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, हमें पूछा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। इस लाइन के ऊपर हमें कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट फिगर आउट करने हैं,
और हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फिगर आउट करने हैं। तो जैसा अभी भी पढ़ा कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। जब लाइन इस फॉर्मेट की होती है तो जो ऊपर सब्ट्रैक्शन के साथ है तो वो होता है हमारा पॉइंट x1 y1 और z1। इस क्वेश्चन में देखें जरा खास बात, 2x माइनस वन अपॉन 3 इक्वल्स टू y प्लस वन अपॉन, अच्छा इसके नीचे 1 मान लेता हूं, और यहां पे 3z माइनस वन अपॉन 4। अब इसमें अपन को एक खास बात क्या देखनी पड़ेगी, अगर मैं मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखूं बेटा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहां पे 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, पर यहां पे देखो 2 आ रहा है, तो मुझे इस 2 को डील करना पड़ेगा। और इस 2 को डील के मैंने कैसे किया, मैंने इसको ऐसे लिखा x माइनस 1/2 अपॉन 3/2 इक्वल्स टू, इस तरफ कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अच्छा इसको भी ऐसे लिख दिया y माइनस माइनस का 1 अपॉन 1, और ऐसे लिख दिया z माइनस 1/3 अपॉन 4/3। बात समझ गए। अब आप इसको एज इट इज कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जो drs हैं वो drs तो कितने आ रहे हैं, 3/2, 1 और 4/3, और पॉइंट कितना आ रहा है बेटा, पॉइंट आ रहा है 1/2 -1 और 1/3। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है अपना वो है एंगल बिटवीन लाइंस। देखिए दो लाइंस अगर 3D में है, ये लाइन 1 मान लेते हैं, ये लाइन 2 मान लेते हैं, इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी वो मैंने बोल दी, r वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, और इस लाइन की करस्पॉन्डिंग मैंने इक्वेशन लिख दी r वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा ना लेते हुए मैंने अब यहां पे म्यू ले लिया, म्यू b2। और अगर मैंने बोला कि इनके बीच में अगर एक एंगल थीटा है तो मुझे उस थीटा का फॉर्मूला लिखना है। अच्छा आप एक बात समझ सकते हैं कि इसके पैरेलल जो एक वेक्टर होगा उसके डीआर्स मुझे यहां से मिलेंगे, और इसके भी पैरेलल जो वेक्टर होगा उसके भी डीआर्स कितने मिलेंगे, यहां से मिलेंगे, b1 से मिलेंगे। और अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके दो पैरेलल लाइंस होंगी, उनमें भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि b1, जब मैं अगर फॉर्मूले में जाऊं तो cos थीटा का जो फॉर्मूला है वो मेरा कितना होगा, cos थीटा का फॉर्मूला बेसिकली इन दोनों का क्या, डॉट प्रोडक्ट b1 डॉट b2। तो अपन उससे डायरेक्ट फॉर्मूला जो लिखेंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख के दिखाता हूं आपको, वो कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, जो मेरी लाइन 1 थी उसके डीआर्स थे a1 b1 c1, और a2 b2 c2 क्या है, लाइन 2 के डीआर्स है। अगर मुझे दोनों लाइंस की इक्वेशंस पता है तो मैं उनके करस्पॉन्डिंग डीआर्स निकाल सकता हूं, और अगर डीआर्स निकाल सकते हैं तो अपन उसके बीच में थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा निकाल सकते हैं। आप देखेंगे मैंने cos थीटा के साथ में यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम एक्यूट एंगल में इंटरेस्टेड हैं। आगे चले, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यहां से बनते हैं वो, अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो गई तो cos थीटा 0 हो जाएगा, और वहां से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखें जनरल पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। जनरल पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन क्या बताता है हमें, पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा बोल दिया मैंने। अब देखिए यहां से अगर मुझे एक पॉइंट है, अगर मुझे यहां से x निकालना है तो मैं कितना लिखूंगा, लैम्डा a प्लस x1। अगर y निकालना है तो लैम्डा b प्लस y1, और अगर मुझे यहां से z निकालना है तो कितना हो जाएगा, लैम्डा c प्लस z1। दिस इज अ जनरल पॉइंट, क्योंकि जो भी पॉइंट होगा वो x y z को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये मेरा एक जनरल पॉइंट आ गया किसी भी लाइन के ऊपर। देखिए जो इसका क्वेश्चन बनता है वो अपन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पढ़िए। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमसे बोला जा रहा है कि एक परपेंडिकुलर है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला गया इस लाइन के ऊपर, और जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कितना है, अल्फा बीटा एंड गामा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ये हमें चेक करना है।
ठीक, देखिए पहले एक काम करें, मान लेते हैं कि ये मेरी लाइन है। ये मेरी लाइन कौन सी है बेटा? x प्लस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 1/5 इक्वल्स टू z प्लस 1/-1। ये मेरी एक लाइन है, ठीक। तो मैं एक काम करता हूं, इस लाइन के इक्वल में एक पैरामीटर मान लेता हूं लैम्डा, और यहां से मैं इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट निकाल सकता हूं। मैंने मान लिया ये पॉइंट, अगर मैं इसको a मान ले रहा हूं, a जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 0, 5, और वो जनरल पॉइंट है वो कुछ b है, मैंने मान लिया वो ये पॉइंट b है, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे कहां से मिल जाएंगे? यहां से मिल जाएंगे। तो b के कोऑर्डिनेट्स मेरे कितने होंगे? 2 लैम्डा माइनस 1, अगला 5 लैम्डा प्लस 1, एंड नेक्स्ट माइनस लैम्डा माइनस 1। माइनस लैम्डा माइनस 1, ये मेरे बी पॉइंट के क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, मैंने देखा कि इस लाइन के जो डीआरस हैं वो कितने हैं? वो है 2, 5 एंड -1। और अगर मैं इस ए बी लाइन को ज्वाइन करता हूं, ए से बी को ज्वाइन करता हूं, तो जो लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे बोला गया है कि ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए। तो मैंने मान लिया कि जो ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे कहीं टकरा रहा है वो पॉइंट मेरा बी है, और उसके एक जनरल पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अगर मैं इस ए बी लाइन का, ए और बी दोनों के अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं इसके भी डीआरस निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे इसके डीआरस निकालने हैं तो उसके डीआरस कैसे होंगे? 2 लैम्डा -1 -2 मतलब -3, 5 लैम्डा प्लस 1 -0, तो बेसिकली सेम आ जाएगा, माइनस लैम्डा -1 -5, तो माइनस लैम्डा -6। अब एक बात समझिए, एक लाइन जिसके डीआरस ये हैं, दूसरी लाइन जिसके डीआरस अपने पास ये दोनों ये हैं। अगर मुझे दो लाइंस के डीआरस पता चल चुके हैं और मुझे पता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूं? cos थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। cos थीटा 0 मतलब अभी हमने पढ़ा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। चले, a1 a2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा -3 प्लस b1 b2 मतलब 5 टाइम्स ऑफ 5 लैम्डा प्लस 1, c1 c2 मतलब -1 टाइम्स ऑफ माइनस लैम्डा -6, ये कितना आ जाएगा? 0। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा। देखिए यहां से मेरे पास क्या आ गया? लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू आते ही मेरे पास पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मतलब अल्फा बीटा गामा आ गया, और फिर अपन अपने चार ऑप्शंस में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? दो ऐसी लाइंस 3D में विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग एंड नॉट पैरेलल, हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। और हमें जो पढ़ना है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ना है। मान के चले एक लाइन जिसकी वेक्टर इक्वेशन अपन को दी गई है a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी लाइन जो है a2 प्लस या a2 प्लस म्यू b2। मुझे बोला गया कि इनके बीच में क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रखना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ द मॉड में होगी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2, मतलब b1 क्रॉस b2 का क्या? मैग्नीट्यूड। ये जो न्यूमरेटर मैंने लिखा है इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। अगर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है तो हम इसे बॉक्स ऑफ a2 माइनस a1 b1 और b2 भी लिख सकते हैं, और नीचे मॉड में b1 क्रॉस b2 हो गया। देखिए यही फॉर्मूला आपका यहां लिखा हुआ है। a2 माइनस a1 b1 एंड b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। एक बात और देखें, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, और अगर ये कैसी हो गई? कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर हो गई मतलब इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैसी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि पक्का एक प्लेन में होंगी तो मीट कर जाएंगी।
अगर ये शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो गई तो मतलब मेरा जो फॉर्मूला है शॉर्टेज डिस्टेंस का ये 0 हो गया, ये 0 हो गई तो मतलब इसका डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। मतलब ये कंडीशन आ गई हमारी टू चेक कोप्लेनरिटी। समझ गए? तो बस इतना ही था जो हमें 3D में पढ़ना था। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस हैं, एक लाइन L ये है, एक लाइन L1 ये है, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अपन को कितनी दी गई, 2√6 दी गई है। इफ अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन L, अल्फा बीटा गामा एक जनरल पॉइंट है जो कि लाइन L पे है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि दोनों लाइंस में अपन देखने की कोशिश करते हैं कि L1 मतलब जो लाइंस हैं L और L1 इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने अभी भी फॉर्मूला देखा कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड में B1 क्रॉस B2 और ये पूरे का होल मॉड। अब एक बात सोचें, A2 और A1 क्या थे, B1 और B2 क्या थे। मेरी जो लाइन 1 थी उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी A1 प्लस लैम्डा B1 और लाइन 2 की इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी A2 प्लस म्यू B2। तो पहले मैं A1 फिगर आउट करता हूं, A2 फिगर आउट करता हूं, B1 फिगर आउट करता हूं, B2 फिगर आउट करता हूं और इन सारी वैल्यूज को यहां रख देते हैं। उन सारी वैल्यूज को रखने पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√6। चलो पता लगाएं। A1 मैंने मान लिया लाइन 1 मेरी ये है, तो A1 बेसिकली मेरा क्या हो गया, A1 तो मेरा कौन होगा, वो पॉइंट होगा जिससे मेरी लाइन पास हो रही होगी। तो यहां से वो पॉइंट क्या है बेटा, यहां से वो पॉइंट है 5i प्लस लैम्डा जे माइनस लैम्डा के, और B1 क्या है, B1 कितना हो जाएगा इसके dRs का वेक्टर, मतलब -2i प्लस 0j प्लस के। समझ गए? A1 आ गया, B1 आ गया, A2 और B2 निकालते हैं। A2 निकालने के लिए मैंने इस लाइन में गया तो A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा बेटा -1i प्लस 1j प्लस 4k, और B2 कितना आ जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, इसको लिख दो z-4 अपॉन -1। तो B2 कितना आ जाएगा बेटा, B2 आ जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये चारों आ गए, A1 A2 B1 B2 चारों आ गए। B1 क्रॉस B2 निकाला, A2 - A1 निकाला, फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूले में रख के मेरा यहां से क्या आ गया, जो अननोन था लैम्डा, मेरे लैम्डा के 2 आंसर्स आ गए। अब उन्होंने मुझे बोला है कि अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट है, अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट है किस लाइन पे, लाइन L पे। तो किसी भी लाइन L पे हम जनरल पॉइंट निकालना सीख चुके हैं, तो अगर जनरल पॉइंट इस पर मुझे निकालना पड़ा तो कितना होगा, इस लाइन पर जनरल पॉइंट, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी इन्वॉल्व है, मैं इसको सबको k के इक्वल रख देता हूं, और अगर मैंने k के इक्वल रखा तो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा हो गया, जैसे अल्फा, मैं क्या लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए इस लाइन पे जनरल पॉइंट, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, -2k प्लस 5, बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0k बेसिकली प्लस लैम्डा, एंड गामा कितना होगा, गामा हो जाएगा अपना k माइनस लैम्डा। मेरे पास अल्फा बीटा गामा तीनों आ चुके हैं और मेरे पास लैम्डा की वैल्यूज भी आ चुकी हैं। लैम्डा की मेरी कितनी वैल्यूज आई, लैम्डा की मेरी 2 वैल्यूज आई, अल्फा बीटा गामा तीनों आ चुके हैं। अब मुझे ऑप्शंस में चेक करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा गया हमसे, इज नॉट पॉसिबल पूछा गया। तो मैंने बस चारों ऑप्शंस में रख के देखा, ऑप्शंस देखे मैंने तो सब ऑप्शंस में अल्फा और गामा में ही थे, तो मैंने अल्फा और गामा में लैम्डा की वैल्यूज पुट करी और फिर रिलेशन चेक किया कि अल्फा प्लस 2 गामा ये सही है या ये सही है या ये सही है या ये सही है। तो उसके हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, तो 3D में हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो उतना ही पढ़ना है। इसके बाद का जो पोर्शन है प्लेन वाला वो अभी डिलीटेड है, तो होपफुली जो अपने 3D में पढ़ा वहां से अपन को पूरे 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है।
ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में अपन इसका कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं।